ऑल ऑफ यू। आज हम पॉलिटी की इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज का टॉपिक होगा महान न्यायवादी और महाधिवक्ता। महान न्यायवादी और महाधिवक्ता, महान न्यायवादी और महाधिवक्ता। अब देखें कि पिछली क्लासों में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पॉलिटी के पढ़ लिए हैं, जिसमें कि संविधान सभा, संविधान की अनुसूचियां, भाग, मौलिक अधिकार और जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जैसे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सभी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार हमारी इस क्लास को देख रहे हैं तो पीछे की क्लास को आप देखेंगे तो यह क्लास आपको बेहतर रूप से समझ में आएगी और क्लास को जोड़कर जब पढ़ेंगे तो याद करने में आसानी हो जाएगी। तो यदि आप नए हैं तो पहले पीछे वाली क्लास भी देखें तो आपको बेहतर तरीके से समझ में ये क्लास आएगी। तो हम लोगों ने जब राष्ट्रपति पढ़ा था तो उसमें क्या देखा था कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। अब आप कमेंट बॉक्स में पहले ये बताएं, मुझे जवाब दें कि कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। इसका कमेंट दें आप। दूसरा प्रश्न आपसे फिर है कि ये बताएं कि लोकतंत्र के जो है 4 स्तंभ हैं, जिसमें कार्यपालिका भी है, तो जो अन्य 3 स्तंभ हैं लोकतंत्र के, कौन कौन से हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि कार्यपालिका में के तहत कौन कौन आता था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जैसे मंत्रिपरिषद और महान न्यायवादी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी जो है कार्यपालिका के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत ही आते हैं। अटॉर्नी जनरल यानी महान न्यायवादी जो हैं वो केंद्रीय कार्यपालिका के अंग हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल की तरह ही राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं। तो इस टॉपिक को हम दोनों इस टॉपिक को एक साथ पढ़ेंगे, जिससे याद करने में सहूलियत होती है, इसलिए इस टॉपिक को हम साथ साथ पढ़ेंगे। पहले आइए महान न्यायवादी के विषय में समझें। महान न्यायवादी जो है ये संविधान के पूछे कि भाग कितने में है, तो जब भी केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित किसी भी व्यक्ति के विषय में यदि पूछे कि इस व्यक्ति का उल्लेख संविधान के किस भाग में है या इस अधिकारी का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो क्या कहेंगे, भाग 5, क्योंकि केंद्रीय कार्यपालिका भाग 5 में है, राष्ट्रपति भाग 5 में, प्रधानमंत्री भाग 5 में, उपराष्ट्रपति का उल्लेख भाग 5 में, मंत्रिपरिषद का उल्लेख भाग 5 में। तो महान न्यायवादी का भी उल्लेख कहां होगा, तो भाग 5 में। अब देखिए यह महान न्यायवादी इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक जवाब चाहिए आपसे मुझे कि भारत का प्रथम महान न्यायवादी कौन है, यह बताएं आप। भारत के प्रथम महान न्यायवादी कौन हैं, इसका जवाब आप दें। और वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन हैं, इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप दें। मुझे विश्वास है और जहां तक लगता है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस और एसआई का एग्जाम दे रहे हैं, और पॉलिटी में अब ये स्थिति हो गई है कि महान न्यायवादी पढ़ें, तो ये लगता है कि ये बात तो आपको याद ही होगा कि वर्तमान में महान न्यायवादी कौन है। और यह बात हो सकता है आपको पता नहीं है कि जो है महान न्यायवादी, प्रथम महान न्यायवादी कौन है। तो यह आपका दायित्व है, कर्तव्य है कि इस चीज को आप ढूंढें। चलिए, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, कमेंट करें, उसका जवाब मैं दे दूंगा। महान न्यायवादी, अब यह प्रश्न पूछता है कि महान न्यायवादी का उल्लेख भारत के संविधान में किस भाग में है, तो भाग तो आप समझ गए। अब आपसे पूछता है कि किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद, ये भी याद रखें, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी का उल्लेख है, ये समझ गए। अब क्या कहता है महान न्यायवादी के विषय में 76 क्या कहता है, समझें। का एक जो है महान न्यायवादी होगा जो कि भारत सरकार को यानी केंद्रीय सरकार को विधि संबंधी मामलों में समय समय पर सलाह देगा।
विधि संबंधी मामलों में समय समय पर सलाह देगा या जरूरत पड़ने पर सलाह देगा। क्लियर हुआ। अब देखें कि पहले जैसे हम पढ़ रहे थे उसमें पढ़ते थे कि इसकी योग्यता क्या हो, आपको याद हो गया होगा कि कैसे पढ़ते थे, योग्यता क्या हो और जो है इसको नियुक्त कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, इसका कार्यकाल कितने दिन का होता है, वेतन क्या होता है और कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां। बिल्कुल वही क्रम रहेगा यहां भी महान न्यायवादी को पढ़ते समय। अब देखिए एक दो बात और याद कर लें कि जो महान न्यायवादी होता है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, विधि अधिकारी होता है। या यदि कहे कि सर्वोच्च जो है देश का सर्वोच्च जो है विधि संबंधी मामलों का जानकार या सलाह देने वाला जो है भारत सरकार की नजर में कौन होता है, महान न्यायवादी। सर्वोच्च विधि संबंधी मामलों में सरकार को सलाह देने वाला, या यदि यह प्रश्न हो कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी, विधिवेत्ता कौन होता है, तो कौन, महान न्यायवादी। तो आप जान गए भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, विधिवेत्ता जो है महान न्यायवादी है। ये अब देखें इसके विषय में और बात समझें कि यदि सरकार को विधि संबंधी किस, जैसे मान लीजिए कि अनुच्छेद, जैसे आपने देखा कश्मीर का इशू आया था तो 370 में सुधार होने चाहिए, तो ये किसी भी पॉलिटिशियन को यह जानकारी नहीं होती है कि इसमें कानूनी जो है कैसे पेच है। तो इस कानूनी पेच को मंत्रियों को, अधिकारियों को, प्रधानमंत्री को कौन समझाता है, तो ये सभी जो भी कानूनी दाव पेच हैं, जो भी अगर किसी भी तरह की कार्यपालिका से संबंधित कार्य हो रहे हो और यदि वो न्यायालय में उसे चैलेंज किया जाए तो सरकार की तरफ से पक्ष कौन रखेगा, तो यही महान न्यायवादी रखेगा। और यदि सरकार को किसी भी कानून पर कोई सलाह देनी हो या इस कानून का, इस जो भी सुधार हो रहा है इसके कानूनी पक्ष क्या क्या हैं, ठीक है, इसमें क्या कानूनी पेच हैं, ये क्या कानूनी मुश्किलें हैं, जो ये सारी बातें भारत सरकार को या प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को या भारत सरकार के मंत्रियों को समझाने का दायित्व किसके पास है, महान न्यायवादी के पास। बात समझ में आया कि महान न्यायवादी क्या करते हैं। यदि कभी ऐसी स्थिति हो कि सरकार के किसी कानून को न्यायालय में चैलेंज किया गया हो, या तो उस समय सरकार का पक्ष रखने के लिए जो है कौन उपस्थित होता है न्यायालय में, तो महान न्यायवादी। यानी कि कह सकते हैं आप कि महान न्यायवादी जो है केंद्र सरकार का जो है वकील हैं, महान न्यायवादी केंद्र सरकार के वकील हैं। तो महान न्यायवादी के संबंध में मुझे यहां लगा कि आपको यह समझ में आ गई होगी। प्रश्न आपसे पूछता है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में महान न्यायवादी कहते हैं। भारत का प्रथम विधिवेत्ता कौन होता है, तो ये इसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब देखें कि महान न्यायवादी की योग्यता क्या होती है। योग्यता, संविधान में महान न्यायवादी के लिए क्या योग्यता रखी गई है, तो देखें कि संविधान में महान न्यायवादी के लिए जो योग्यता है यह है कि वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, कि रखता हो। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप जानते हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताएं कि जो है, ये मैंने कई बार आपको समझा रखा है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आप जान गए कि वह व्यक्ति जो
क्या है, भारत का नागरिक हो, ये तो होना ही चाहिए किसी भी पोस्ट। तो इसमें भी है कि भारत का नागरिक हो और सुप्रीम कोर्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीश की न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। अब जानते हैं, शॉर्ट में समझ लें, न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होती है कि वह या तो 5 वर्षों तक किसी भारत के किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश हो, भारत के किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश हो, और नहीं तो 10 वर्षों तक भारत के किसी हाई कोर्ट में, किसमें, हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकालत किया हो, वकील हो। कितने समय के लिए वकील हो? 10 वर्ष। ऐसे, और साथ ही साथ भारत के राष्ट्रपति के नजर में, भारत के राष्ट्रपति के नजर में विधिवेत्ता हो, उत्तम क्लास का विधि का विशेषज्ञ हो, भारत के कानूनों का जानकार हो। बात समझ में आया? इस जो है महान न्यायवादी की योग्यता क्या होती है कि भारत का नागरिक हो, ये सबके साथ है। और वो उसमें सुप्रीम कोर्ट यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? अब बताएंगे कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में कहाँ पे है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होती है कि वह 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश हो, यानी कि उच्च न्यायालय में, भारत के उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक वह न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, जज के रूप में कार्य कर चुका हो, या वह 10 वर्षों तक भारत के हाई कोर्ट में वह 10 वर्षों तक वकालत किया हो। ये दोनों यदि योग्यता है, और साथ ही साथ जो है राष्ट्रपति महोदय की नजर में वह विधि का विशेषज्ञ हो, विधि का जानकार हो, विधिवेत्ता हो, तो राष्ट्रपति महोदय उसे महान न्यायवादी बना सकते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ अब टर्म ऑफ कंडीशन समझें कि कब बनता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है किसी व्यक्ति को महान न्यायवादी नियुक्त करते हैं। अब इसे मिटाते हैं और महान न्यायवादी की नियुक्ति को समझते हैं। यहां तक मुझे विश्वास है कि आपने समझ लिया होगा कि महान न्यायवादी का वर्णन संविधान के भाग 5 में है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। और साथ ही यह जो है भारत का सर्वोच्च जो है विधि अधिकारी होता है, भारत का प्रथम विधिवेत्ता विधि अधिकारी होता है, यानी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान न्यायवादी भारत के केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा होता है। और महान न्यायवादी की योग्यता, महान न्यायवादी बनने के लिए किसी व्यक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वह भारत का नागरिक हो, वह भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। क्लियर हुआ कि न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। क्या है, कैसी योग्यता? तो आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए 5 वर्ष वह जज रहा हो किसी हाई कोर्ट में, या 5 वर्ष तक 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकालत किया हो। ऐसे व्यक्ति को, और राष्ट्रपति के नजर में वह सर्वोच्च विधि अधिकारी हो, भारत सरकार के कानूनों का विशेषज्ञ हो, जानकार हो, उसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान न्यायवादी जो है राष्ट्रपति बनाते हैं। अब महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित बातें समझे कि महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, कैसे करता है, आइए समझते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति करते हैं। अब जान गए कि राष्ट्रपति की नज़र में वह भारत उच्च क्लास का विधिवेत्ता हो, विधि का विशेषज्ञ हो, और बाकी चीज़ें योग्यता में आप समझा। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं महान न्यायवादी के रूप में। लेकिन
ये नियुक्ति जो होती है यह केवल सीधे राष्ट्रपति नहीं कहते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को जो है महान न्यायवादी नियुक्त करते हैं। क्लियर हुआ? लेकिन अगर सामान्य प्रश्न हो कि महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। अब नियुक्ति तो समझ गए, अब कार्यकाल, इसका कार्यकाल क्या होता है, इसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो ये समझें कि इसके कार्यकाल के विषय में कुछ स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पोस्ट पर बने रह सकती हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय ने किया है, तो राष्ट्रपति महोदय की ये जो है जब तक इन पर सहानुभूति बनी रहे, कृपा बनी रहे, तब तक यह इस पोस्ट पर बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति की जब तक इन पर कृपा बनी रहेगी तब तक यह इस पोस्ट पर महान न्यायवादी अपने पोस्ट पर बने रह सकते हैं। लेकिन जो है व्यवहार के रूप में प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार ही राष्ट्रपति इन्हें इनके पद से हटाते हैं। प्रधानमंत्री को यदि लगने लगे, जो है केंद्र की सरकार को यह लगने लगे कि यह महान न्यायवादी हमारे विषयों का अच्छा पैरवीकार नहीं है, हमारे द्वारा बनाई गई नीतियां जो हैं इसका अच्छा जो है पैरवीकार नहीं है कोर्ट में या जनता के सामने हमारे द्वारा बनाई गई कानूनों का या नीतियों का कानूनी रूप से जो है सही रूप से वकालत नहीं कर पाता है, जनता के सामने कानूनी रूप से इसे ये जो है सही नहीं ठहरा पाता, तो या किसी भी कानून नीतियां बनाते समय महान न्यायवादी और प्रधानमंत्री यानी जो है मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के साथ जो है कन्फ्लिक्ट होने लगे, विवाद होने लगे, ऐसी स्थिति में जो है प्रधानमंत्री नहीं चाहता है कि यह महान न्यायवादी रहे और राष्ट्रपति से सलाह करके इन्हें इनके पद से हटा देता है। जैसे कि वर्तमान सरकार में आप लोगों ने देखा होगा कि इसके पहले के जो महान न्यायवादी थे उनका जो तालमेल कुछ उस भारत के प्रधानमंत्री से सही नहीं हो पा रहा था, इसलिए उनके जगह पर जो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो लाए गए। तो यानी कि वह एक तरह से सरकार का जो है कानूनी पैरवीकार होता है। सरकार ने जो कानून बना दिया, कभी कभी क्या होता है कि यहां थोड़ा सा बात समझें कि कभी कभी कोई कानून सरकार बना देती है, पार्लियामेंट ने, संसद ने कोई कानून बना दिया और उसके बाद से क्या होता है कि वो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है उसको चैलेंज कर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट उसके कुछ पैरों को जब चैलेंज करता है तो सरकार की तरफ से ये जो कानून बना है यह ठीक है, यह बतलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कौन जाता है, तो महान न्यायवादी। कौन जाता है? महान, यानी कि सरकार पर कोई भी मुकदमा या सरकार के नीति पर कोई मुकदमा होता है, इसकी पैरवी कौन करता है? महान न्यायवादी। क्लियर हुआ? तो यानी सरकार उसी व्यक्ति को महान न्यायवादी रखती है जो उसकी नीतियों को उसी के मानसिकता से उसे समझा सके। यदि 370 हटाना है तो यह सही है, यह महान न्यायवादी किसके पक्ष में बोले? हटाने के पक्ष में। कैसे, क्यों सही है, इसके कानूनी पक्ष को रखे। यदि सपोज करें कि 3 तलाक गलत है, यदि कोर्ट में साबित करना हो, इस पर कानून बन जाए और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसे चैलेंज कर दे इस कानून को कि नहीं 3 तलाक जो है यह गलत है, तो सरकार की दृष्टि से क्यों सही है, सरकार को कौन बताया कि यह सही है, यह किस तरह से कानूनी पक्ष में यह सही है, यह सरकार को बताने का कार्य कौन करता है? महान न्यायवादी। क्या भारत का प्रधानमंत्री जो है क्या जो है LLB करके आया है, विधिवेत्ता है? ऐसा नहीं। भारत के कानूनों का विशेषज्ञ है? ऐसा नहीं। भारत के कानूनों को जानता है? ऐसा नहीं। उसने तो भारत की कानून की किताब कभी छुई नहीं, लेकिन वो बड़े बड़े कानूनों पर डिस्कस कैसे करते, बड़े बड़े कानूनों को बदल कैसे देते, कैसे कहते कि इसमें जो है खामियां हैं, ये बात कौन बताता? विधि
जो बनी हुई विधियां हैं इसमें कमजोरियां क्या हैं, इसके कमजोर पक्ष क्या हैं, इसके मजबूत पक्ष क्या हैं, यह कौन बताता है भारत सरकार को? तो भारत का महान न्यायवादी। कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे जो मंत्री बनते हैं वो उसने कभी जो है समाजशास्त्र की पुस्तकें उठाई नहीं, जो कभी शिक्षा नहीं, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं किया, वह उच्च शिक्षा पर कानून बनाने लगता है। उच्च शिक्षा कैसी हो, ठीक है, या हमारी एजुकेशन पॉलिसी क्या हो, वो हमारे शिक्षा मंत्री कानून बनाते हैं। हो सकता है कि उसकी जो हमारे शिक्षा मंत्री, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियन हैं इनके लिए, जो सांसद सदस्य हैं इनके लिए एजुकेशन तो योग्यता है नहीं कि ग्रेजुएट हो, पीजी हो, जो है पीएचडी हो, ये तो योग्यता है नहीं। तो ऐसा व्यक्ति भी जब हमारा शिक्षा मंत्री बनता, उस समय वह हमारी शिक्षा पॉलिसी निर्धारित करने लगता है, हमारे जो शिक्षा की पद्धति क्या होनी चाहिए, और जैसे कि मान लीजिए एग्जाम कैसे लिए जाएं। कभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार कपिल सिब्बल साहब जब एचआरडी में हुआ करते थे तो कई सारे शिक्षा संबंधी बदलाव हुए। अब ये बताएं कि जो कभी शिक्षा का विशेषज्ञ नहीं रहा, हाँ शिक्षा क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं, विशेष शिक्षा भी प्राप्त नहीं किया, वह भी शिक्षा पर कानून बना देता है शिक्षा मंत्री बनकर। कैसे बना देता है? तो यही जो महान न्यायवादी हैं, जो विधि के विशेषज्ञ हैं, जो सरकार को समझाते हैं कि इसमें विधिक पक्ष क्या है, ये सब चीजें, क्या इसकी कमजोरियां हैं, क्या कानूनी रूप से कैसे ये कमजोर है, कैसे मजबूत है, कैसे जो है प्रावधान इसमें कानूनी ला दिए जाए कि सुप्रीम कोर्ट जब चैलेंज करेगा तो उसे समझा दिया जाएगा कि नहीं, कानूनी रूप से ये सत्य है। तो ये समझाने का कार्य किसी भी भारत सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को कौन समझाता है सुप्रीम कोर्ट में? तो ये, या किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया, भारत सरकार को किसी ने चैलेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, कहीं भी चैलेंज कर दिया गया तो भारत सरकार ने जर्नल ऑफ इंडिया, बात समझ गए? इसीलिए भारत सरकार चाहती है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो महान न्यायवादी हों वो उन्हीं के विचार के हों, उन्हीं की विचारधारा के समर्थक करने वाले हों। बात समझ में आया? उनके विचारों के पैरवीकार हों, क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो है वकील होते हैं सरकार के। क्लियर हो गया? तो इनका कार्यकाल आपने समझ लिया, और आपने ये भी देखा कि कब तक ये बने रख सकते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जब भी अगर लगे कि सरकार से इनका तालमेल सही नहीं है तो राष्ट्रपति महोदय इन्हें इनके पोस्ट से हटा सकते हैं। अब इसके बाद ये समझें कि वेतन, इनका वेतन, अब देखें वेतन इनका महान न्यायवादी के रूप में नहीं मिलता है। महान न्यायवादी के रूप में कोई भी वेतन इन्हें नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलती? इधर देखें, ये तो सरकार के पक्ष का पैरवी करते ही हैं, सरकार के कानूनों की पैरवी तो करते ही हैं, साथ ही साथ इनको यह भी अधिकार है कि सरकार के मुकदमे को तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लड़ ही सकते हैं। आपके किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत मुकदमे भी ये लड़ सकते हैं और उससे फीस ले सकते हैं। इसलिए इनको कोई वेतन नहीं मिलता है, सरकार की तरफ से कोई वेतन नहीं है। भत्ते हैं, सभी तरह के भत्ते इन्हें प्राप्त हैं, इन्हें सरकार की सभी सुविधाएं प्राप्त हैं, बंगला, गाड़ी, घोड़ा सब भारत सरकार देती है, लेकिन सभी तरह की सुरक्षाएं देती हैं, लेकिन वेतन नहीं दिए जाते, भत्ते सभी दिए जाते हैं, वेतन इन्हें कोई भी वेतन नहीं मिलता। यानी यदि आप महान न्यायवादी के फीस पे करने में सक्षम हैं तो आपके भी मुकदमे महान न्यायवादी लड़ सकते हैं। तो आपने देखा कि कार्यकाल क्या होता है, वेतन भत्ते क्या होते हैं, नियुक्ति कौन करता है और कौन हटा सकता है इन्हें, यह भी आपने देख लिया। अब चलिए आगे समझते हैं। अब देखें इसके पहले हम समझ लें कि त्यागपत्र, यह त्यागपत्र किसे देता है? तो आप जान गए, नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। तो त्यागपत्र किसे देगा? ये राष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति महोदय को महान न्यायवादी त्यागपत्र देते हैं। अब इनकी कुछ विशेष शक्तियां हम समझ लें। जैसे अनुच्छेद 88 कहता है, अनुच्छेद 88 कहता है कि संसद के किसी भी सदन में यह बैठ सकते हैं।
जब संसद की कार्रवाई हो रही हो और किसी बिल पर वाद विवाद हो तो किसी बिल पर यह बहस कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, या सरकार की तरफ से किसी कानूनी मसले पर विपक्ष को यह जवाब भी दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि जो है ईडब्ल्यूएस आया, जो ईडब्ल्यूएस आया, जो 10% आरक्षण की बात की गई, तो यह आरक्षण कैसे कानूनी रूप से सही है, गलत है। यदि विपक्ष इसको कहता है गलत है तो कानूनी रूप से यह गलत है, तो ये कानूनी रूप से कैसे सही है, यह पक्ष जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत की लोकसभा और राज्यसभा में बैठकर विपक्ष को या पक्ष के जो असंतुष्ट लोगों को इसके कानूनी पक्ष में को समझा सकते हैं, किस तरह से इसका कानूनी पक्ष सत्य है ये समझा सकते हैं। या कभी विपक्ष द्वारा किसी गलत कानून को सही ठहराया जा रहा हो, उस समय भी यह सदन में जो है विपक्ष पक्ष की तरफ से विपक्ष को जवाब दे सकते हैं, कानूनी रूप से ये कैसे गलत है यह बतला सकते हैं। लेकिन इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन किसी बिल पर वोट देने का, मत देने का अधिकार नहीं है। अब आपसे प्रश्न पूछता है कि वह कौन सा व्यक्ति है, वह कौन है, निम्नलिखित में से वह कौन से व्यक्ति हैं जो कि भारत के संसद के सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्रवाइयों में भाग लेते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। तो कौन है? भारत के महान न्यायवादी। क्लियर हुआ? ये बातें आप समझ गए कि ये संसद में बैठ सकती हैं। इसके बाद से भारत सरकार भारत के किसी भी न्यायालय में ये जो है वकालत करेंगे। भारत के किसी भी न्यायालय में यह कभी भी उपस्थित हो सकते हैं और जो है न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट हो तो, वो हाई कोर्ट हो तो भारत सरकार की, या वो जो है जिला कोर्ट हो तो, अधीनस्थ न्यायालय हो तो, किसी भी न्यायालय में ये भाग ले सकते हैं। तो अब आप लोगों ने भारत के जो महान न्यायवादी हैं इनसे संबंधित बातें समझा। अब देखिए 2 पोस्ट और होता है, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। अब सॉलिसिटर जनरल जो है यह वर्तमान में एक सॉलिसिटर जनरल हैं। वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कितने हैं? 1। और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कितने हैं? 4। इनकी योग्यता जो होती है वो अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश की जो योग्यता होती है, न्यायालय की के न्यायाधीश की जो योग्यता होती है वो होती है, और सॉलिसिटर जनरल की जो योग्यता होती है वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो योग्यता होती है वो सॉलिसिटर जनरल की योग्यता होती है। सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल जनरल जो है सहयोग करते हैं अटॉर्नी जनरल के महान न्यायवादी के कार्यों में। सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हैं सहयोग करते हैं महान न्यायवादी के कार्यों में। तो आपने महान न्यायवादी समझ लिया। अब आइए समझते हैं जो है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता क्या है और देखेंगे कि महाधिवक्ता जो है महान न्यायवादी की तर्ज पर ही राज्यों में कार्य करते हैं। बिल्कुल 2 मिनट में आप महाधिवक्ता के विषय में समझ लेंगे। आइए समझते हैं। संविधान के अनुच्छेद 165 में है, ठीक है। और भाग पूछे तो भाग 6 में है। महाधिवक्ता जो है राज्य कार्यपालिका का हिस्सा है, ठीक है।
जिस तरह से केंद्र में हमने देखा था कि महान न्यायवादी थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते थे, उसी तरह से राज्यों में महाधिवक्ता होता है। जो कार्य केंद्र में महान न्यायवादी का होता है, वही कार्य जो है राज्यों में महाधिवक्ता का होता है। जिस तरह से देश का सर्वोच्च विधिवेता प्रथम विधि व्यक्ति या प्रथम विधि विशेषज्ञ जो होता है वह महान न्यायवादी होता है, उसी तरह से राज्यों का सर्वोच्च विधिवेता या प्रथम विधि विशेषज्ञ, प्रथम विधि का ज्ञाता जो व्यक्ति होता है उसे राज्य में क्या कहते हैं? महाधिवक्ता। ठीक है। जिस तरह से हमने केंद्र में देखा कि महान न्यायवादी भारत सरकार के जो है कानूनों का फैरविकार या वकालत जो है करती है, या संसद में करना हो तो संसद में, जरूरत पड़े तो सर्वोच्च न्यायालय या भारत के किसी भी न्यायालय में यदि भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून को चैलेंज किया जा रहा हो, उसके कानूनी पक्ष को गलत ठहराया जा रहा हो न्यायालय द्वारा, तो किस तरह से यह कानून सही है कानून की दृष्टि में और जनता के लिए, यह काम कौन करता है? केंद्र के लिए महान न्यायवादी, और राज्यों के लिए कौन करता है? तो महाधिवक्ता। क्लियर हुआ? जो काम केंद्र में महान न्यायवादी के हैं, वही कार्य को जो राज्य में महाधिवक्ता के हैं। ये समझ गए होंगे। अब देखें इसकी योग्यता। वहां हमने योग्यता देखा था, अब यहां इसकी योग्यता देखें तो इसकी योग्यता है कि यह, वहां हमने देखा था कि महान न्यायवादी की योग्यता थी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। यहां है कि हाई कोर्ट, किसके? हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ने की योग्यता रखता हो। वहां हमने हाई कोर्ट के देखा था, सुप्रीम कोर्ट का, और महाधिवक्ता क्योंकि ये राज्य में होता है, इसे उच्च न्यायालय राज्य में होता है, इसलिए यह राज्य के न्यायालयों में न्यायाधीश बने, राज्य के न्यायालय नहीं, हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, भारत का नागरिक हो, और राज्यपाल की दृष्टि में, राज्यपाल की दृष्टि में ये विधि विशेषज्ञ हो, विधिवेत्ता हो, विधि विशेषज्ञ हो, विधि का ज्ञाता हो, तो जो है राज्यपाल महोदय इसकी नियुक्ति करते हैं महाधिवक्ता की। तो वहां हमने, अब नियुक्ति समझ लें, नियुक्ति कौन करता है? तो वहां हमने देखा था कि राष्ट्रपति महोदय महान न्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। यहां राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व राज्यों में कौन करता है? तो राज्यपाल। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। अब देखें वहां हमने देखा था कि कार्यकाल जो क्या था, कार्यकाल तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब यहां राज्यपाल महोदय के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल महोदय के प्रसाद पर्यंत महाधिवक्ता कार्य करते हैं। ये समझ गए कि इनकी योग्यता क्या हो, नियुक्ति कौन करता है। जब नियुक्ति इनकी राज्यपाल महोदय करते हैं तो त्यागपत्र ये किसको देंगे? तो त्यागपत्र भी ये राज्यपाल महोदय को देंगे। वहां आपने देखा था कि त्यागपत्र किसे दिया जा रहा था? तो राष्ट्रपति महोदय को। अब एक बार फिर से समझ लें, ये बिल्कुल आसान, दोनों टॉपिक अगर समझ रहे होंगे तो बिल्कुल आसान होगा और आपको ये बहुत याद करने की जरूरत नहीं होगी। आपने देखा कि महाधिवक्ता, महान न्यायवादी भारत का, देश का सर्वोच्च जो है विधि अधिकारी होता है, उसी तरह से राज्यों का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। ये समझ लिया। अब देखें महाधिवक्ता का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 165 में है, और महान न्यायवादी का हमने क्या देखा था? 76 में था। अब भाग किस में? तो भाग 6 में, क्योंकि राज्यों का उल्लेख, राज्यों का संबंधी वर्णन किस में है? तो संविधान के भाग 6 में है, और केंद्र का वर्णन किस में है? तो भाग 5 में। तो इसीलिए जब हम देख रहे थे महान न्यायवादी तो भाग 5 में उसका जिक्र था, महाधिवक्ता का जिक्र भाग 6 में है।
क्लियर हुआ। अब देखें कि अनुच्छेद आपको याद हो गया 165 योग्यता, वहां हमने देखा था महान न्यायवादी के लिए जो योग्यता थी वह सुप्रीम कोर्ट एससी के यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। यहां महाधिवक्ता के लिए योग्यता हाई कोर्ट, क्योंकि उच्च न्यायालय कहां होते हैं? राज्यों में। इसको रहना कहां है? राज्यों में। तो इसको उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की, राज्यों का सर्वोच्च न्यायालय सबसे वरिष्ठ न्यायालय राज्य का कौन सा होता है? तो उच्च न्यायालय। इसलिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अब देखिए राज्यपाल की दृष्टि से विधिवेत्ता हो। महाधिवक्ता के विषय में बताया था कि राष्ट्रपति के नजर में विधिवेत्ता हो। बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि आप इस क्लास को 1 से 2 बार देखेंगे तो यह मेरा दावा है कि इससे पूछे जाने वाले किसी भी एग्जाम के कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। और पीसीएस और एसआई जैसे एग्जामों के लिए, किसी भी पीसीएस और एसआई का एग्जाम दे रहे हों तो ये टॉपिक तो काफी महत्वपूर्ण है और बिल्कुल रटने की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव टिक मारकर कब तक याद करिएगा? इस टॉपिक को यदि आसानी से 1 से 2 बार आप सुनते हैं तो इस टॉपिक से संबंधी आपका ज्ञान डेवलप हो जाएगा और इस टॉपिक से आने वाले कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। अब देखें कि अब राज्यपाल की दृष्टि में यह विधिवत्ता है। कार्य नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। कार्यकाल तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यह रह सकती हैं। वेतन त्यागपत्र राज्यपाल को, ठीक है। अब देखें वेतन आप जानते हैं कि इनको वेतन नहीं मिलता, कोई भी वेतन नहीं मिलता, भत्ते मिलते हैं। भत्ते मिलेंगे, क्यों मिलेंगे? क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग कार्य कर रहे होंगे भारत सरकार, तो कुछ भत्ते तो चाहिए, सुरक्षा चाहिए, फ्लैट चाहिए, ये सारी सुविधाएं मिलेगी, गाड़ी बंगला फ्लैट ये सब मिलेगा, लेकिन वेतन नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलता है? तो आप जानते हैं कि वहां वो व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के केस को भी लड़ सकते हैं और उनसे फीस ले सकते हैं, जिनको भी ये अधिकार है महाधिवक्ता को कि राज्यों के जो है न्यायालयों में किसी व्यक्ति का केस लड़ सकते हैं। अब देखें कि ये महाधिवक्ता हैं, ये राज्य के किसी भी न्यायालय में, राज्य के किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं, वकालत कर सकते हैं, सरकार के पक्ष को रख सकते हैं, व्यक्तिगत पक्ष को रख सकते हैं, या तो वो हाई कोर्ट हो या जो है अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो, तो ये रख सकते हैं। तो यहां तक मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गई होगी। यदि कुछ समझ में न आ रहा हो, ये टॉपिक नहीं समझ में आया हो समझाने के बावजूद भी, तो आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करें कि ये टॉपिक नहीं समझ में आया और उसे मैं पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए आइए आगे। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि विधानमंडल के कितने अंग होते हैं, विधानमंडल के कितने अंग होते हैं और उनका नाम बताएं। और विधानमंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका जवाब आप सभी लोग दें। कुछ ही स्टूडेंट इसका जवाब देते हैं, 1-2 स्टूडेंटों को छोड़कर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आप लोगों को ये प्रश्न और ये सभी अनुच्छेद मैंने 100 बार रटाए हैं, उसके बावजूद भी जो भी कई बार इसको रिपीट कराया, उसके बावजूद भी मैं देखता हूं कि आप लोगों में से 1-2 स्टूडेंट को छोड़कर बहुत सारे स्टूडेंट इसके जवाब देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसका अर्थ है कि आप रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं, आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो किसी भी एग्जाम में आपका कल्याण नहीं होने जा रहा है। आप ये बात याद करके रख लें। आप रिवीजन करें और जो भी प्रश्न है उसका जवाब दें। 1 से 2 स्टूडेंटों को छोड़कर इन प्रश्नों का जवाब कोई भी स्टूडेंट नहीं दे पा रहे हैं। चलिए आइए समझते हैं विधानमंडल। अब है कि विधानमंडल की कार्रवाई, विधानमंडल की कार्रवाई में जो है विधानमंडल में के अंग आप जान ही रहे हैं कौन कौन से हैं। जो लोग कमेंट नहीं कर पाए वो देख लें। विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल, ये विधानमंडल के अंग हैं। अब ये 2 सदन हैं। कई सारे स्टेटों में केवल विधान परिषद नहीं होती, केवल विधानसभाएं हुई होती हैं। तो ये विधानमंडल के दोनों सदनों में जो है महाधिवक्ता
महाधिवक्ता विधान मंडल के दोनों सदनों की कार्रवाई के दौरान भाग ले सकते हैं। इस सदन के सदस्य न होते हुए भी इनकी कार्रवाइयों में बैठ सकते हैं, प्रश्नों में वाद विवाद में भाग ले सकते हैं, अपना पक्ष विपक्ष रख सकते हैं। ये सारे अधिकार इनको हैं। जिस तरह से महान न्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बैठकर वाद विवाद करने का अधिकार था, अपने पक्ष विपक्ष रखने का अधिकार था, किसी कानून को सत्य असत्य कानूनी रूप से कैसे सही है गलत है यह बताने का अधिकार था, उसी तरह से राज्य विधान सभाओं और विधान परिषदों में महाधिवक्ता को अपने पक्ष रखने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से महान न्यायवादी संसद के किसी भी सदन में जो है अपना जब वोटिंग हो रही हो किसी बात पे तो वोट नहीं दे सकते हैं, मत नहीं दे सकते हैं, यहां यह भी मत नहीं दे सकते हैं। ये बातें समझ में आ गई? तो मुझे विश्वास है कि आपको ये दोनों टॉपिक महान न्यायवादी और महाधिवक्ता यह दोनों जो है टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आए हो तो आप हमें कमेंट करें। एक अनुच्छेद छूट गया है, थोड़ा सा ध्यान दें। ये जो विधान मंडल के सदनों में भाग लेने का जो अधिकार है यह कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 77 याद रखेंगे, 177। वहां हमने देखा था 88, तो एक घटा देंगे, एक आगे लगा देंगे, घटा देंगे तो 177। ठीक है, तो 177 जो है यह अधिकार देता है कि ये विधान मंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं, मत नहीं दे सकते हैं, वाद विवाद में भाग लेंगे। तो प्रश्न पूछता है कि कौन सा व्यक्ति राज्य विधान सभा का सदस्य न होते हुए भी विधानसभा की कार्यवाहियों में भाग लेता है, वाद विवाद में भाग लेता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है? तो आप क्या कहेंगे? महाधिवक्ता। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया? नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ये बताएंगे कि ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया। मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।